अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ना वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस की ये ना मैं कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हर वीक में एक चैप्टर मैं अपलोड करूँगा। उसमें ये सबसे पहले जो ये है वायरस पीटीबी में हमारे पास 5वां चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ के नाम से, और जो एमडी कैट है उसमें सबसे पहला चैप्टर है। उसमें हमने जो वायरस है उसको ना मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, ये हमने एक लेक्चर में कवर करना है जो आज का लेक्चर है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियोफेज और वायरल डिजीज़ उसको हम ना कल कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर को लेके चलना है। जो डिस्कवरी है उसमें हमने चार्ल्स चैम्बरलैंड, एवानोस्की, स्टैनले, एडवर्ड जेनर का जो वर्क है उस पर एम्फोसिस करना है। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि उसके जेनेटिक मेकअप, डिजीज़ वगैरह, और ये रिस्पायर नहीं करते, क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, लैग, इसमें ना एंजाइम वगैरह के सिस्टम जो होते हैं वो भी नहीं होते। उसके बाद जो है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेंगे, जिसमें हमारे पास कोर हो गया जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, और इसके बाद कोड जो होता है उसका आउटर पार्ट होता है, जीनोम, और ये जो इसका प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और कैप्सोमेयर, इन्वेलप। क्लासिफिकेशन इसकी डिफरेंट बेसिस पर होती है, जिसमें सबसे पहला जो बेसिस है उनमें हम होस्ट की बेस पे इसको क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रक्चर की बेस पे, कैप्सिड की बेस पे, जीनोम की बेस पे, इन सारी बेसिस पे ना हम वायरस को क्लासीफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में हमने इसको इस तरह से लेके चलना है कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसकी डिस्कवरी, लाइफ साइकिल, यूजेस, इसके जो साइकिल्स में आ जाते हैं लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एफएससी वगैरह के लिए, तो ये वाला हम करेंगे। उसके बाद वायरल डिजीज़, एचआईवी, हाइपेटाइटिस, रेट्रोवायरस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज़, इनको ना हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें हमने ना वायरस का इंट्रो लेना है। वायरस होते क्या हैं, सबसे पहले वायरस होते क्या हैं उसमें हमने करना है कि वायरस जो होते हैं ना नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ होती हैं विच कंटेन एदर डीएनए और आरएनए, नॉर्मली इनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। मतलब ये जो होते हैं ना ये सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होते, और इसमें या तो डीएनए होता है, इनका जो जीनोम होता है उनके जीनोम में या तो हमारे पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो डीएनए होगा उसको हम डीएनए वायरस, और आरएनए इसकी बेस पे आगे क्लासीफाई किया जाएगा। और इनका जो जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल ये एक वायरस है, वायरस में हमारे पास या तो डीएनए वगैरह हो गया या आरएनए वगैरह है, और इसका ये जो कोट है इसको ना हम प्रोटीन कोट कहते हैं, और इसमें इनकेस्ड होगा। और ये जो रिप्रोडक्शन होगी ना इसकी, वो लिविंग सेल जिसको ना होस्ट सेल कहते हैं, वो होस्ट सेल के थ्रू इसकी ना फॉर एग्जांपल इसकी रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद ए सेलुलर लाइफ जो होती है ना, ए सेलुलर लाइफ उसको हम कहते हैं द लाइफ विद आउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में हमने ना 3 चीज़ों को पढ़ना है। ए सेलुलर लाइफ में सबसे पहला जो उसका प्राइम होता है वो होता है वायरस। वायरस जो होते हैं ना दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट होस्ट सेल। वायरस को हम नॉन लिविंग कहते क्यों हैं, इसकी जो मेन वजह है वो सिर्फ यही है कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट होस्ट के बगैर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद हम ना वायरॉइड्स के देख लेते हैं। वायरस जो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा होगा तो उसको हमने ना वायरॉइड्स को टिक करना है। और कंसिस्टिंग ऑफ सोलली ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद आउट प्रोटीन कोड। इसमें ना जो वायरॉइड्स होते हैं इसमें हमारे पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें हमारे पास सिंगल सर्कुलर आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से ना सर्कुलर की फॉर्म में होगा तो उसको ना हम वायरॉइड्स कह देंगे, और ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एंटिटीज़ है। उसके बाद हम प्रायोन्स को पढ़ लेते हैं। जो प्रायोन्स होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं कंसिस्टिंग सॉलिडली ऑफ प्रोटीन। इसमें ना सिर्फ प्रोटीन्स पाई जाती है, इसमें और ना इसका जीनोम होता है। प्रोटीन्स ही होती हैं जो एज ए जीनोम वर्क करती हैं, और इसका सारा जो फंक्शनिंग होती है वो प्रोटीन की बेसिस पे होती है। और बट ये कैपेबल होती हैं मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ एंड ट्रांसफ़र टू अदर होस्ट। और मतलब ये खुद मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, और एक से दूसरा जो होस्ट होता है ना उसमें ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं।
तो और ये ना अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इसको 1983 में, और ये ना कुछ डिजीज़ काज करती हैं जो हमारे पास प्रायोन्स डिजीज़ कहलाती हैं। उनमें हमारे पास दो हैं, मैड काउ डिजीज़ है, मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस हैं। ये जो डिजीज़ हैं प्रायोन्स की वजह से काज होती हैं, इसको नाम प्रायोन्स डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वायरस का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी वायरस की डिस्कवरी पे आ जाते हैं। वायरस की जो डिस्कवरी है उसको ना हम इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास जो वायरस है ना, वायरस का जो वर्ड है वो निकला है वीनोम से। वीनोम का मतलब होता है पॉइजन। वीनोम जो होता है उसका मतलब होता है पॉइजन। तो जो वायरस है, जो वायरस को सबसे पहले ना, वायरस किस तरह से डिस्कवर हुआ, सबसे पहले वायरस को जो समझा जाता था ना कि ये जो पॉइजन है जो कि एसोसिएटेड विद डिजीज़ और डेथ, जो डिजीज़ काज करता है और इवेंचुअली के ना डेथ काज कर देता है, उसको ना हम वायरस कहते हैं। उसकी डिस्कवरी शुरू में उसको पॉइजन समझा जाता था, लेकिन जो अब उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी आज जो न्यूली डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई है। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ विच कंटेन एदर RNA और DNA नॉर्मली इनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोट, जिसमें हमारे पास ये इसका जीनोम आ गया, ये हमारे पास उसके जो प्रोटीन कोट आ गया, और ये जो है रिप्रोडक्शन बाय होस्ट सेल करता है। अब इसकी जो डिस्कवरी है उसमें ना कुछ साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट आ जाता है वो आ जाता है चार्ल्स चैम्बरलैंड। जो चार्ल्स चैम्बरलैंड साहब थे, उन्होंने ना जो वर्क किया उसको 1883, ये याद करना, ये अक्सर MCQs आ जाता है कि ना कौन से ईयर में उन्होंने अपना ना वर्क को ये जो इस पे काम किया था वायरस पे। तो उसमें जो चार्ल्स चैम्बरलैंड थे ना, वो एक डिज़ीज़ पे काम कर रहे थे जिसको हम ना कहते हैं रेबीज़ डिज़ीज़, जो कि ना रैप डॉग, जैसे पागल कुत्ता, लूमड़ी या बिल्ली के काटने से पागल जो होती है उसको ना हम रेबीज़ डिज़ीज़ कहते हैं। तो वो जो रेबीज़ का जो काजेटिव एजेंट होता है ना, रेबीज़ डिज़ीज़ का काजेटिव एजेंट, उस पर वो काम कर रहा था। जब उसने जो उसके काजेटिव एजेंट थे उसको पास किया पोर्सिलीन फ़िल्टर पेपर में से। पोर्सिलीन फ़िल्टर पेपर एक फ़िल्टर पेपर होता है जिसमें हमारे पास 100 से 1000 नैनोमीटर्स के जो पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, और इसमें से ना बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। इसकी यही जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसका ये भी MCQ आ जाता है कि कितने उसके में पोर्स के दरमियान जो कितना डिस्टेंस होता है, 100 to 1000 नैनोमीटर पोर्सिलीन फ़िल्टर में से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। तो उसको जो सबसे पहले तो यही सोचा जाता था ना कि जो रेबीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो जो अगर ये बैक्टीरिया की वजह से थी तो उसमें से पोर्सिलीन फ़िल्टर पेपर में से जो इसके काजेटिव एजेंट थे वो पास नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जब चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इसको पोर्सिलीन फ़िल्टर में पेपर में से पास किया तो वो उसमें से फिर पास हो गए। तो इसकी वजह से उसके बाद एक न्यू टर्म इनको दी गई, जो इन्फेक्शियस एंटिटीज़ थी उनको ना फ़िल्टरेबल एजेंट्स कहा गया। तो इस तरह से ये जो रेबीज़ के काजेटिव एजेंट थे वो फ़िल्टरेबल हो गए। तो जो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो एवन हॉस्की था ना, इसने 1892 में ना इसने काम किया वायरस पे। ये जो एक डिज़ीज़ पे काम कर रहा था जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़। जो टोबैको के लीव्स होते हैं ना उसमें एक डिज़ीज़ काज होती है, तो उसको ना टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कहते हैं। तो ये उस पर काम कर रहा था। तो इसने डिस्कवर ये किया कि जो चीज़ टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को काज करती है ना वो भी फ़िल्टरेबल है। वो उसने कैसे प्रूव किया कि इसने ना जो फिर टोबैको मोज़ेक जो था, टोबैको के जो लीव थे ना उसको लिया, उसमें से जो वो जिसमें ना ये डिज़ीज़ हुई थी वो उस लीव को लिया, उसमें से फ़िल्ट्रेट को अलहदा किया और उसको पोर्सिलीन में से पास किया। तो जब पोर्सिलीन फ़िल्टर पेपर में से पास किया तो बैक्टीरिया तो उसमें से नहीं पास कर सकते। तो उसने जब उस फ़िल्ट्रेट को हेल्दी लीव्स पर अप्लाई किया तो उन जो हेल्दी लीव्स थी उनमें डिज़ीज़ काज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो काजेटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ है ये भी फ़िल्टरेबल हैं और ये वायरस की वजह से होते हैं। तो इस तरह से ना उसने डिस्कवर किया। उसके बाद ना कुछ डिजीज़ हैं उन के जो काजेटिव एजेंट हैं वो भी फ़िल्टरेबल डिस्कवर हुए, जिसमें हमारे पास आ जाती है फूट एंड माउथ डिज़ीज़, जो कि डिस्कवर हुई 1892 में और उसके 1898 में, और उसके बाद येलो फीवर आ जाता है जो कि 1901 में डिस्कवर किया गया। तो इसमें ये जो है अक्सर MCQs, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं 1898 1901।
सो ये वाला आपने याद करना है। उसके बाद हम ना आ जाते हैं WM स्टेनले पे। स्टेनले ने ना जो काम किया वो है 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो MCQs है वो 1935 का यहाँ से पूछा जाता है। इसने क्रिस्टलाइज किया इन्फेक्शियस पार्टिकल जो थे ना। अच्छा, उसके बाद जो हमने बात करनी है एडवर्ड जेनर की बात करनी है। एडवर्ड जेनर का जो इसमें वर्क था उसने 1796 में जो है ना वैक्सीनेशन का प्रोसेस को ना डिस्कवर किया और उसको ना यूज़ किया। और वैक्सीनेशन के प्रोसेस के थ्रू उसने ना 23 पीपल को वैक्सीनेट किया। तो ये अक्सर MCQs आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है कि हाउ मैनी पीपल वर वैक्सीनेटेड बाय द वर्क ऑफ द एडवर्ड जेनर। उसने इसको किया किस तरह के, सबसे पहले उसने ना एक डिज़ीज़ होती है कॉ में एक डिज़ीज़ होती है गाय में जो ना, उसको नाम कॉपॉक्स डिजीज़ कहते हैं। कॉपॉक्स डिजीज़ जो थी ना उसने उससे लेयन्स, उसके जो लेयन होते हैं मतलब जो ज़ख़म होते हैं ना कॉपॉक्स के, वहाँ से मटेरियल को ऑब्टेंड किया। एक 8 ईयर बॉय में उसने उसको इनोकुलेट किया, उसके अंदर उसको लगाया और उसने ना फिर से 6 हफ्ते के बाद उसने ना स्मॉल पॉक्स जो थी, स्मॉल पॉक्स एक डिज़ीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है, वो अक्सर लोगों में होती है। तो उसने उसको ट्रीट कर, उसकी वैक्सीनेशन सबसे पहले उसने ना डिस्कवर की थी। तो उसने उसके जब स्मॉल पॉक्स के जरासीम जो हैं उसको एंटर किया बॉडी में, तो उस जो बच्चा था 8 ईयर बॉय उसमें कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वैक्सीनेशन होती भी यही है कि वैक्सीनेशन में हम इस तरह करते हैं, या तो हम इसमें मुर्दा जरासीम को बॉडी में लगाते हैं या हम उसमें जो है कमज़ोर जरासीम्स को लगाते हैं और इस तरह से ना बॉडी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती थी। तो ये आ गया एडवर्ड जेनर का काम, चार्ल्स चैम्बरलैंड, एवानोस्की, स्टैनले और ये एडवर्ड जेनर। उसके बाद हम ना जो वायरस है, वायरस के ना स्ट्रक्चर और करैक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। अब जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसका जो इनर पार्ट होता है वो होता है कोर, और जो आउटर होता है कोट। कोट में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या एक कैप्सिड होता है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो किसी भी वायरस है, ये जो वायरस है ना फॉर एग्जांपल, इसकी ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको ना हम कहते हैं ये वाला, ये हो गया कैप्सिड और ये हो गया इसका जीनोम जो कि इनर पार्ट है। तो कैप्सिड जो है उसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो इसमें आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। और जो नंबर ऑफ़ कैप्सोमेयर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक वायरस में ना अलग होते हैं। तो उसमें जो MCQs अक्सर आता है वो 162 जो हैं हर्पीज़ वायरस में पाए जाते हैं और 252 जो हैं अडीनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड से रिलेटेड होता है उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका प्रोटीन कोट हो गया। और इसके ऊपर बाज़ का जो वायरस होते हैं ना उनके ऊपर एक होती है लेयर इन्वेलप की, जो कि ये जो इन्वेलप होता है इसके ऊपर हर एक वायरस के ऊपर, जो कि होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन कोट होता है, इसकी कंपोजिशन पूछी जाती है अक्सर। और उसके बाद जो है डिराइव किससे होता है, होस्ट से। जो इन्वेलप होता है वायरस पे वो होस्ट से डिराइव होता है। और इसके ऊपर बाज़ औक़ात ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं जो कि रिकॉग्निशन ऑफ द होस्ट में भी काम आती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कोट का पार्ट हो गया। उसके बाद जो कोर है उसको इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट में हमारे पास ये जीनोम हो गया, DNA और RNA, जिसको DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। और इसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि एज ए एंजाइम काम करती हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी MCQs इम्पॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है और हेपेटाइटिस B वायरस जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। और इसका काम ये होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज़ कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड RNA बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस तरह से ये रोल प्ले करता है। ये हमारे पास प्रोटीन कोट हो गया, ये हमारे पास इनर जो है उसका जीनोम, और ये प्रोटीन एंजाइम वगैरह हो गए। और जो कैप्सिड होता है ना उसकी सिमेट्री को ना हम दो में डिवाइड करते हैं। उसमें या तो हेलिकल सिमेट्री रखते हैं कुछ वायरसेस जिसको ना हेलिकल कैप्सिड कहते हैं। तो हेलिकल कैप्सिड में होता है इस तरह के कैप्सोमेर जो होते हैं ना अरेंज इन हॉलो कॉइल दैट अपीयर रॉड शेप। एक इस तरह से ना एक रॉड शेप सी
हेलिकल कॉइल सी शेप होती है, तो इसको ना हम हेलिकल कहते हैं। कैप्सोमेयर, इसमें जो कैप्सोमेयर होंगे कैप्सिड में, तो वो अरेंज्ड होंगे हॉलो कॉइल दैट बे रॉड शेप। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोसाहेड्रल, पॉलीहेड्रल या सफेरिकल, ये जो सिमेट्री होती है। तो इसमें कैप्सोमेयर अरेंज्ड इन 20 ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स में ना हमारे पास कैप्सोमेयर्स अरेंज होते हैं इस तरह से, डिफरेंट ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स मिलके पूरा का पूरा वायरस का कैप्सिड बना देती हैं। उसके बाद ना करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जो वायरसेस की ना करेक्टरिस्टिक्स कॉमन पाई जाती हैं। वायरस को ना कंसिडर किया जाता है बाउंड्री लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान किसकी, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाली होती हैं, कुछ नॉन लिविंग वाली होती हैं। तो जो इनकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो सबसे पहले आती है वो है ये ना डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। और जो है इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि बाकी भी लिविंग सेल्स में और पाया जाता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ होस्ट। और उसके बाद आता है ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं जैसे HIV है, उसके बाद हाइपेटाइटिस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपेटाइटिस हो गई, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं। इसके बाद ना ये इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट और कुछ केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वायरसेस को। उसके बाद हमारे पास ना आ जाता है नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। जो नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हमारे पास इनमें ना एक तो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सेल्स नहीं होते, तो इसको ना नॉन लिविंग ये भी करेक्टरिस्टिक्स है। और इसके बाद इसके इनमें लैक कोएंजाइम सिस्टम, एंजाइम सिस्टम, क्रिस्टलाइज, और इनके अंदर कोएंजाइम या एंजाइम के ना कोई भी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और इसको ना स्टोर कर सकते हैं बोटल्स में, इसको बोटल्स में स्टोर किया जा सकता है। और ये ना रिस्पायर नहीं करते, डू नॉट रिस्पायर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। जो होस्ट होता है ना उसके अंदर तो कुछ लिविंग करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं ना होस्ट से बाहर ये बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम एक क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने वायरस की जो है डेफिनेशन पढ़ी, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ विच कंटेन एदर डीएनए और आरएनए इन नॉर्मली इनकेस्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। और इसके बाद हमारे पास ए सेलुलर लाइफ में हमारे पास तीन हमने पढ़ी, वायरॉइड्स, वायरसेस, प्रायोन्स, वायरोड्स जो हमारे पास हैं। इनमें सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है, और जो वायरसेस हैं इसको नॉन लिविंग क्योंकि ये होस्ट के बगैर ना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और जो प्रायोन्स हैं ये ना हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिन जो कि मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं और ट्रांसफ़र भी, और ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इसको, ये प्रायोन्स हो गया। उसके बाद जो है डिस्कवरी चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किस तरह रेबीज़ ने वर्क किया, रेबीज़ का जो वायरस है उसको फिल्टरेबल एजेंट डिस्कवर किया। उसके बाद पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर का जो ये जो है डायमीटर वगैरह हो गया। एवानोस्की का जो वर्क है 1892, टोबैकोमस एक वर्क वायरस पर काम कर रहा था वो। और उसके बाद WM स्टैनले जिसने क्रिस्टलाइज किया इन्फेक्शियस पार्टिकल को, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन 23 पीपल को वैक्सीनेट किया। उसके बाद जो है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है कोर है, कोट है, जो आउटर है वो कोट है, जो इनर है वो कोर है। इनर में हमारे पास जीनोम आ गया, प्रोटीन्स जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में तब्दील करता है। और इस तरह से रेट्रोवायरस, हाइपेटाइटिस और ये कोड इसके इन्वेलप होता है जो कि होस्ट से डिराइव होता है। और ये जो इसकी सिमेट्री की बेस पे हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, हेलिकल सिमेट्री या जो है सफेरिकल। सफेरिकल में 20 ट्राइंगल्स होती हैं, उसमें कैप्सोमेयर हॉलो कॉइल्स में जो कि रॉड शेप पे होती है उसमें अरेंज होते हैं। तो इस तरह से ये सिमेट्री हो गई। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ लिविंग हैं कुछ नॉन लिविंग हैं, और ये लिविंग करेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये लिविंग करेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।